गुड इवनिंग दोस्तों। मैं ललनकांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में भी हम लोग विश्व भूगोल से शुरुआत किए हैं, जिसमें हमने अब तक आप लोगों को 3 अध्याय पढ़ाया है। पहला अध्याय ब्रह्मांड अध्याय था, दूसरा अध्याय सौरमंडल था और तीसरा अध्याय पृथ्वी की गतियां था। दोस्तों, तीनों ही अध्याय हमने और आप लोगों ने मिलकर काफी अच्छे से पढ़ा। दोस्तों, मेरा ये दावा है कि ये तीनों ही चैप्टर से अथवा ब्रह्मांड, सौरमंडल और पृथ्वी की गतियां से पूछे जाने वाले एग्जामिनेशन में एक भी प्रश्न आप लोगों से नहीं छूटना चाहिए। अधिक ढंग से आप लोग वीडियो देख लेंगे और हमारे द्वारा उपलब्ध कराया गया पीडीएफ ढंग से पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या और कोई भी एग्जामिनेशन हो, इन तीनों चैप्टर से यदि कोई प्रश्न आता है तो जिस तरह से हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटेगा। दोस्तों, इसी तरह हम लोग भूगोल के सभी चैप्टर को पढ़ेंगे दोस्तों। और मैं फिर से एक बार बोलता हूं, मेरा ये दावा है कि हमारा सभी क्लास भूगोल का अगर आप कर लेते हैं तो 90% से अधिक क्वेश्चन भूगोल का आप सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, 10% में आपके ऊपर छोड़ देता हूं, 100 का 100% भी बना सकते हैं। एग्जाम देकर जब आएंगे आप, जो क्वेश्चन भूगोल से छूट भी जाएगा तो हमें आप दोष नहीं दे सकेंगे कि सर ने ये प्रश्न हम लोगों को नहीं पढ़ाया था, ये पॉइंट हम लोगों को नहीं पढ़ाया था। सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ एग्जाम में आपका आएगा। दोस्तों, तो अब तक विश्व भूगोल से हमने 3 अध्याय समाप्त किया है, जिसमें पहला अध्याय ब्रह्मांड है, दूसरा अध्याय सौरमंडल है और तीसरी अध्याय पृथ्वी की गतियां हैं। दोस्तों, सौरमंडल चैप्टर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण दोस्तों पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें जो है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य लंबवत पड़ती है और बाकी जगहों पर तिरछी पड़ती है। इसी के आधार पर हमने एक शीर्षक बनाया है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये शीर्षक जो है दोस्तों, ये हमारे द्वारा विश्व भूगोल से पढ़ाई गई तीसरी अध्याय पृथ्वी की गतियां से संबंधित है। दोस्तों, तो शीर्षक यह है दोस्तों कि पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य ताप, एक मिनट दोस्तों, पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य ताप के आधार पर तापीय कटिबंधों का निर्धारण एवं सूर्य ताप के लंबवत पड़ने के आधार पर दिन और रात का बड़ा एवं छोटा एवं बड़ा होना। दोस्तों, ये शीर्षक हमने सेलेक्ट किया है अपने मन से, जो पृथ्वी की गतियां चैप्टर से संबंधित है। दोस्तों, ये इतना ही महत्वपूर्ण है कि इससे लगभग सभी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनका मैथ से क्लियर नहीं रहता है उनसे गलती हो जाती है। ये छोटी छोटी गलतियां बहुत मायने रखती है दोस्तों, इसीलिए इस शिक्षक को हमने सजाया है और इसी के आधार पर आज का ये क्लास होगा, जिसे यदि आप लोग ढंग से देख लेते हैं और हमारे द्वारा दिया गया जो लेक्चर है इसका एक एक शब्द, एक एक वाक्य को ढंग से कॉपी में नोट कर लेंगे तो इससे भी कभी भी आपसे चूक नहीं होगा और प्रश्न का सही उत्तर आप एग्जाम में दे पाएंगे, निश्चित रूप से सही ही दे पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में इस शीर्षक से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत भी कभी कभी हो जाता है। कभी कभी क्या, ज्यादातर गलत ही हो जाता है, क्योंकि वो लोग जो लोग मैथ से नहीं पढ़े होते हैं उनसे गलतियां होती है।
दोस्तों हम पहले ही बताए थे कि भूगोल को जीएस का जड़ माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इतिहास की जो घटनाएं घटित हुई है, जो हमारे जानकारी में, जितना हम लोग के नॉलेज में है, सब इसी धरती, इसी धरा पर घटित हुई है। साथ ही आज अगर राजनीति भी हो रही है तो इसकी धरती, इसी धरा पर हो रही है। और इतिहास और राजनीति का प्रतिफल इकोनॉमी होता है दोस्तों। तो जिन विद्यार्थियों को या जिनको भूगोल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, उनको इतिहास भी ढंग से समझ में नहीं आएगा, उनको राजनीति शास्त्र भी ढंग से समझ में नहीं आएगा, और इकोनॉमी भी ढंग से नहीं समझ में आएगा। इसलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले विश्व भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। विश्व भूगोल में ब्रह्मांड अध्याय से हम शुरू किए हैं, फिर सौर मंडल में हम लोग पढ़ चुके हैं। सौर मंडल और सूर्य के चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों, उनके उपग्रहों के बारे में विस्तृत पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार पूरा भूगोल और भारतीय भूगोल हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जो लगभग 1 महीना में हम लोग खत्म कर देंगे। तो आइए दोस्तों, आज का जो शीर्षक हम सजाए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों शीर्षक के बारे में फिर से एक बार पढ़ देता हूं। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य ताप के आधार पर तापीय कटिबंधों का निर्धारण एवं सूर्य ताप के लंबवत पड़ने के आधार पर दिन और रात का छोटा एवं बड़ा होना। दोस्तों सौरमंडल चक्कर में हम काफी अच्छे से पढ़ा चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण दोस्तों सूर्य का प्रकाश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य लंबवत पड़ती है, और शेष जगहों पर नहीं पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, और शेष जगहों पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है, ऐसी बात नहीं है, तिरछी पड़ती है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, NL से हम सूचित किए इसको, मींस नॉर्थ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड अक्षांश को सूचित करता है, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दोस्तों कर्क रेखा हम लोग कहते हैं। उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश साउथ लैटिट्यूड को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। दोस्तों 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड को हम लोग आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त कहते हैं। उसी प्रकार 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग अंटार्कटिक होगा दोस्तों, यहां अंटार्कटिक वृत्त या इसको अंटार्कटिक रेखा भी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों। और ये है दोस्तों भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, जो हम लोग सौर मंडल चक्कर में काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं। दोस्तों सूर्य की किरणें जो लंबवत पड़ती है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पड़ती है। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये इसकी शुरुआत जो होती है, ये विषुवत रेखा से हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले दोस्तों विषुवत रेखा पर 21 मार्च को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। 21 मार्च को दोस्तों सर्वप्रथम सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, और इस दिन दोनों ही गोलार्धों पर दोस्तों, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं सौर मंडल में ही कि विषुवत रेखा दोस्तों ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो लिख देते हैं दोस्तों, आइए ये हो गया उत्तरी गोलार्ध
और ये हो गया दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। तो 21 मार्च को दोस्तों जिस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, उस दिन दोनों गोलार्धों पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है दोस्तों। 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें उत्तरायण होना शुरू होती है, अर्थात उत्तर की ओर बढ़ना शुरू होता है। और बढ़ते 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 दोस्तों मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। इस दिन दोस्तों कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है 21 जून को दोस्तों। इस दिन दोस्तों क्या होती है कि उत्तरी गोलार्ध पर दिन सबसे बड़ी होती है और रात सबसे छोटी होती है। दूसरी तरफ दोस्तों 21 जून को दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध पर दिन सबसे छोटी होती है और रात सबसे बड़ी होती है दोस्तों। 21 मार्च के बाद पुनः सूर्य दक्षिणायन होना शुरू होता है, अर्थात दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू होता है। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को दोस्तों 23 सितंबर को दोस्तों सूर्य पुनः पहुंच जाती है विषुवत रेखा पर और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर फिर से लंबवत पड़ती है। और इस दिन भी दोस्तों 23 सितंबर को के दिन भी दोनों गोलार्धों पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। और इसके बाद 23 सितंबर के बाद दक्षिणायन होना जारी रहता है, अर्थात सूर्य की किरणें दक्षिण की ओर बढ़ना जारी रहता है। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को दोस्तों मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस दिन दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध अर्थात 22 दिसंबर को दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध पर दिन सबसे बड़ी और रातें सबसे छोटी होती है। दूसरी तरफ दोस्तों उसी दिन अथवा 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध पर दिन सबसे छोटी और रातें सबसे बड़ी होती है। तो इस प्रकार सालों भर सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अथवा कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अथवा मकर रेखा के बीच विचरण करती रहती है, घूमती रहती है। और दिन और रात का छोटा बड़ा होना सालों भर इस प्रकार लगा रहता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि दिन और रात का छोटा बड़ा होना किस प्रकार होता है ये आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों इन्हीं दो रेखाओं के बीच सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, इसलिए इन दो रेखाओं के बीच जो तापीय कटिबंध होता है, तापीय कटिबंधों में बांटा गया है पृथ्वी को, वो उष्ण कटिबंधीय होता है। यहाँ ताप जो होता है दोस्तों और जलवायु जो होती है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। पहला नंबर ये उष्णकटिबंधीय जलवायु दोस्तों कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच पड़ती है दोस्तों। साथ ही दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी साथ ही दोस्तों यहां हम लोग देखेंगे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य अथवा कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के मध्य सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तो दोस्तों इन क्षेत्रों में जो जलवायु पाई जाती है वो
जो इन क्षेत्रों में जलवायु पाई जाएगी अथवा कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच की जलवायु जो पाई जाएगी वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है दोस्तों। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इन क्षेत्रों में दोस्तों कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिस कारण यहां की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। साथ ही दोस्तों आर्कटिक रेखा या 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ध्रुवों की तरफ, उत्तरी ध्रुव तरफ और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अथवा अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव की ओर जलवायु जो होती है दोस्तों वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, क्योंकि यहाँ बहुत तिरछी लगभग ना के बराबर सूर्य की किरणें पड़ती है और इन क्षेत्रों में बर्फ जमी रहती है। मानव का बसाव लगभग ना के बराबर होता है इन क्षेत्रों में। केवल वैज्ञानिक गतिविधियों का यहाँ संचालन होता है एक नियमों के अनुसार, वो भी, लेकिन यहाँ मानव का बसाव ना के बराबर है। इसलिए इन क्षेत्रों की जो जलवायु होगी दोस्तों वो शीत कटिबंधीय जलवायु होगी। शीत कटिबंधीय जलवायु होगी। शीत कटिबंधीय जलवायु। दोस्तों ये 3 प्रकार की जलवायु ही भौगोलिक नियमानुसार पृथ्वी पर रहना चाहिए, लेकिन जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं और पृथ्वी के जलवायु को प्रभावित करते हैं और फिर कई प्रकार के जलवायु बन जाते हैं ये टूटकर, जिसको जो है भौगोलिक शास्त्र, प्रमुख भौगोलिक शास्त्र जैसे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण, त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण, ये जो है उन्होंने जलवायु के बारे में काफी विस्तृत पढ़ाया। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी इसके बारे में। दोस्तों कोपेन ने भारतीय जलवायु को 9 वर्गों में बांटा है, थॉर्नथ्वेट ने 7 वर्गों में बांटा है। इस प्रकार त्रिवार्था ने भी भारत की जलवायु को कई भागों में बांटा है और विश्व की जलवायु को भी कई भागों में बांटा है। दोस्तों ये था, ये जो शीर्षक हम दिए थे दोस्तों, पृथ्वी पर पड़ने वाला सूर्यताप के आधार पर तापीय कटिबंधों का निर्धारण एवं सूर्यताप के लंबवत पड़ने के आधार पर दिन और रात का बड़ा छोटा होना, जिसको हम लोग काफी अच्छे से पढ़े दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझ गए होंगे और इसको नोट भी कर लिए होंगे। दोस्तों वीडियो को देखते समय 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, जब तक नहीं समझ में आए देखिएगा। वीडियो को देखते समय कॉपी और कलम साथ में लेके बैठिए और हम जो बोलते हैं वो फालतू का वर्ड एक भी नहीं होता है, उसको हमारे द्वारा बोले गए एक एक वाक्य को कॉपी में नोट करते जाइए। इस शीर्षक से दोस्तों मेरा ये पुनः मैं रिपीट करता हूं कि मेरा ये दावा है कि इससे एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। दोस्तों जिन दोस्तों को वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 70049607335। फोन करेंगे तो दोस्तों और व्हाट्सएप नंबर देंगे तो मैं आपको संबंधित वीडियो का पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे और आप संबंधित चैप्टर के बारे में बहुत अच्छी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी अध्याय के बाद अभी जो चौथा अध्याय चलेगा वो पृथ्वी का अक्षांश देशांतर है, मानक रेखा है आदि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये था दोस्तों आज का चैप्टर। दोस्तों वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमें पता चले कि वीडियो का क्या क्वालिटी है और क्या सुधार इसमें होना चाहिए। दोस्तों आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, हमें फोन के माध्यम से कर सकते हैं। मेरा ऑफलाइन क्लास भी यहाँ चलता है, आस्था जीएस रिसर्च सेंटर नाम से कोचिंग सेंटर मेरा चलता है, तो फोन करके मेरा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या ये जो है एड्रेस है दोस्तों ठाणे दुलमपुर हथगढ़ रोड नियर शिवनगर पोस्ट स्टेशन देवघर में हम लोग हैं और पिन नंबर 814114 है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।
इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। गुड नाइट अगेन।